नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, वक्फ की ज़मीनों को लेकर सरकार की प्लानिंग तो वाकई बहुत लंबी थी। और आप खुद सोचिए कि जहां 38 लाख एकड़ की ज़मीन हो, जिसकी कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, वहाँ प्लानिंग तो लंबी होगी। और इसीलिए पिछले 2 बरसों से वक्फ का ये जो नया कानून था, इसका मसौदा तैयार हो रहा था, इसका बिल ड्राफ्ट हो रहा था 2 साल से। लेकिन ये जो जज हैं, इन्होंने सिर्फ 3 घंटे में, जी हाँ 3 घंटे में मोदी और शाह के इस कानून को पलट दिया। अब जरा सोचिए कि जिस कानून को पास कराने के लिए संसद को आधी रात चलाया गया, भोर तक चलाया गया, जिस कानून को पास कराने के लिए नीतीश कुमार, नायडू बाबू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, इनकी राजनीति को मिट्टी में मिला दिया गया, इनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स को मिट्टी में मिला दिया गया, उसी कानून की हवा निकाल दी सिर्फ 3 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस और उनके दोनों माननीय कोलीग्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। अब दोस्तों, असली खबर यह है कि वक्फ का ये जो नया कानून मोदी और शाह लाए थे, इसमें जो ज़मीनें थीं, लाखों एकड़ की जो ज़मीनें थीं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ थी, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में लेने का खेल शुरू हो चुका था। और मैं आपको बताऊंगा, तस्वीरें और फैक्ट्स भी दिखाऊंगी, कौन सी ज़मीनें थीं जिसका निपटारा होने जा रहा था, करोड़ों रुपए की ज़मीन, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताने दीजिए कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने आज क्या किया। हालांकि कल ही उन्होंने अंतरिम राहत देने की, अंतरिम स्टे देने की भूमिका तैयार कर ली थी, लेकिन आज सरकारी वकील तुषार मेहता साहब को सुनने के बाद, आप कह सकते हैं कल और आज, यानी 3 घंटे की जिरह सुनने के बाद, आज उन्होंने कई नियमों पर, संजीव खन्ना ने कई नियमों पर रोक लगा दी है अगली कार्रवाई तक। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस कानून की ना सिर्फ हवा निकाली मोदी और शाह के इस कानून की, उसको असंवैधानिक भी बताने की कोशिश की है, मंशा की है। और जिस तरह से एक बुनियाद खड़ी करी है संजीव खन्ना ने इस पूरे केस की, मुझे लगता है कि आगे जब भी फाइनल बहस होगी, इस बुनियाद को गिराना जो संजीव खन्ना ने खड़ी करी है आज, सरकार के बड़े से बड़े वकील के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पहले जान लेते हैं कि वो नियम क्या थे जिस पर रोक लगी, अंतरिम रोक लगी है। अब यूं तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कई बातों पर ऐतराज़ किया इस कानून को लेकर, लेकिन जो 2 बातें मोटी कही हैं जिससे बड़ी राहत मिली है मुस्लिम समाज को, उसमें नंबर 1 तो ये है कि संजीव खन्ना साहब ने कहा कि भाई, ये जो पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, कोई 700 साल पुरानी है, कोई 600 साल पुरानी है, कोई 14वीं शताब्दी की है, कोई 15वीं शताब्दी की है, इसके मुसलमान कागज़ कहाँ से ला के देंगे सरकार को? कौन सी डीड दिखाएंगे? कहाँ कागज़ होंगे? तो कागज़ नहीं मांगे जाएंगे, ये जांच नहीं होगी कागज़ की। और दूसरा, जो वक्फ बाय यूज़र है, ये भी नियम बदला नहीं जाएगा। और अभी कोई नोटिस, चाहे योगी सरकार हो या महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार, नो नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। इस पर स्टे है अगली सुनवाई तक। अगली सुनवाई 5 तारीख को होनी, 5 मई को होनी। तो ये तो पहला उनका एक तरह से स्टे था। दूसरा स्टे था, उन्होंने कहा कि साहब, ये क्या बात है कि आप मुसलमानों के मजहबी मैनेजमेंट में आप गैर मुस्लिम्स लाना चाहते हैं। भाई ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी अगर हिंदू है तो उसको रख दीजिए, एक्स ऑफिशियो जिसे कहते हैं। मंत्री जी अगर वो मुस्लिम नहीं है तो चलेगा, लेकिन बाकी लोगों को आप क्यों लाना चाहते हैं? क्या आप किसी हिंदुओं के मंदिर में या सिखों के गुरुद्वारे में आप किसी मुसलमान को जगह देंगे? ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट था। सरकारी वकील कुछ कह नहीं पाए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, चाहे वक्फ बोर्ड हो या वक्फ काउंसिल हो, गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं होगी, और कृपया करके सारी सरकारों को बता दीजिए। और वहाँ पर सरकारी वकील ने बाकायदा अंडरटेकिंग दी कि मिलॉर्ड, हम अब अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे जब तक आपका आदेश नहीं आता। तो इस तरह से गैर मुसलमानों की जो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट का मामला था, जिसको लेकर बहुत सा ऐतराज भी था, उस पर भी इंटरिम स्टे हो गया है। हमें बहुत खुशी है, आज पूरा समाज खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से कि उन्होंने एक टेम्पररी जो है स्टे दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये फैसला
इंसाफ की बुनियाद पर होगा। अब दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए, नातेदारों से कहिए वो भी सब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी गुजारिश और कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या कमियां रह गई, और अगर अच्छा है तो वो भी लिखिएगा। और अगर आपके पास कोई आइडिया हो स्टोरी का तो वो भी ज़रूर आप लिखिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा भी और अमल करने की भी कोशिश करूंगा। और अब असली खबर पर आते हैं, और असली खबर ये है दोस्तों कि ये जो बिल जिस तरह से जिस तर्ज पर मोदी और शाह इस बिल को लेकर आए संसद में, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, उनकी नीति और नीयत, उनकी जो पॉलिसी थी और उनके जो इंटेंशंस थे, उसको लेकर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमायत उलेमा हिंद है या जो मुस्लिम संस्थाएं, या मैं यूँ कहूँ कि जो आम मुसलमान है, कहीं ना कहीं उसको शक तो होने लगा कि भाई ज़मीनें हमारी कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाएं। और जिस तरह से फिर नीतीश कुमार को, नायडू बाबू को या फिर जयंत चौधरी को, जो सेकुलर पार्टीज़ के नेता हैं जिन्हें मुस्लिम वोट मिलता है, जो रोज़ा इफ्तार की पार्टियां देते हैं, जिनकी पार्टियों में मुस्लिम विधायक हैं, मंत्री हैं, ये जो पार्टियां थीं, जिस तरह से इन पर प्रेशर डाला गया तो ये शक और बढ़ गया। और इस शक की इंतहा तब हुई जब गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य ने राज्यसभा में चैलेंज कर दिया गुरूर के साथ कि ये कानून तो पास होगा और ये कानून मानना ही पड़ेगा। उनका जो लहजा था उससे मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं हिल गया, उसका शक पड़ गया। पहले जरा गृह मंत्री साहब को सुनिए, जरा अमित शाह को, लहजे पे गौर कीजिएगा। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? तो एक तरफ तो अमित शाह का लहजा और दूसरी तरफ योगी जी ने जिस तरह से बिल पास होते ही आदेश दे डाले उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और कमिश्नर को, उससे मुसलमानों में थोड़ी सी बेचैनी और बढ़ी। और सच्चाई यह है कि अभी कानून बना नहीं था, बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, बिल जो है वो राष्ट्रपति को जाना था, राष्ट्रपति की मोहर लगनी थी, कानून बनना था, फिर गजट में प्रकाशित होना था। ये प्रक्रिया हुई नहीं पूरी। योगी जी ने फ़ोन पे फ़ोन मिला दिए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, जो पूरा सरकारी अमला था, ऐसे डिस्प्यूटेड ज़मीनें ढूंढने लगा। और यकीन मानिए कि संभल, जहां हॉट बेड है इस वक्त, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश का हॉट बेड है कम्युनल वायलेंस का, संभल में एक दरगाह थी, उसकी 40 एकड़ की ज़मीन के कागज़ पत्तर निकाल के जांच शुरू हो गई। आप खुद देखिए। अब दोस्तों सिर्फ संभल में ही कागज पत्तर नहीं ढूंढे जा रहे थे इस तरह के डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज़ के। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में जो पुराने दीवानी के मुकदमेबाज हैं, या आप यूँ कहें भाजपा के समर्थक हैं, वो हर जगह तहरीर तैयार कर रहे थे, एप्लीकेशन तैयार कर रहे थे कि भाई इसको डिस्प्यूटेड कर देना, बाकी तो डीएम साहब संभाल ही लेंगे। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ खेल शुरू हो चुका था। मिसाल के तौर पर यूपी का एक और एग्जाम्पल ताज़ा दे देता हूँ। यूपी में एक ज़िला है कौशाम्बी, आप कह सकते हैं कि प्रयागराज, जहाँ भी कुंभ मेला लगा था, प्रयागराज इलाहाबाद के जस्ट बगल में ये नया ज़िला बनाया गया कौशाम्बी। कौशाम्बी में साहब 98 हेक्टेयर, एकड़ नहीं हेक्टेयर, 98 हेक्टेयर की एक ज़मीन थी। उसके लिए कहा गया कि साहब जो वक्फ है इसने कब्जा कर रखी है। उस पर भी जांच शुरू हो गई, तहसीलदार को अलर्ट कर दिया गया, सबको बता दिया, कागज पत्तर सब ढूंढे गए। लेकिन तभी अचानक संजीव खन्ना का अंतरिम रोक का आदेश आ गया। और जैसे ही आदेश आया तो डीएम साहब घबरा गए और डीएम साहब को कहना पड़ा कि साहब सीएम साहब का आदेश जरूर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, इंटरिम स्टे दे दिया है, इसलिए हमने जांच रोक दी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला नहीं आता तब तक हम जांच नहीं करेंगे। ये है ताकत दोस्तों चीफ जस्टिस की, इस देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज की। ये ताकत है जुडिशरी की कि चीफ मिनिस्टर आदेश दे रहा है कि आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी जांच करिए, और डीएम कह रहा है कि साहब हमने जांच रोक दी है क्योंकि खन्ना साहब चीफ जस्टिस का आदेश आ गया। दिस इज द पावर ऑफ जुडिशरी, ये है संविधान की ताकत। गठित की गई है और जो भी शासन से निर्देश आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे उसी क्रम में कार्रवाई की जाएगी।
और दोस्तों, मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में शुरू में कहा था कि कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत लंबी थी, क्योंकि जो मामला है ये सिर्फ लाखों करोड़ का नहीं है, 1.25 लाख करोड़ रुपए की ज़मीन है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लाखों एकड़ की ज़मीन है, पूरे देश भर में फैली है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली में प्राइम प्रॉपर्टीज़, जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है, जो एपेक्स बॉडी है मुस्लिम समाज की, कि भाई ये जो लाखों एकड़ की ज़मीन थी, इसको नियंत्रित करना चाहती है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। ये उनकी मंशा है और इसीलिए ये कानून में जानबूझ के छांट के कुछ ऐसे नियम डाले गए कि जो कंट्रोल है इसको करना आसान हो जाए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सारा का सारा जो खेल था पूरा का पूरा उलझ गया है। जिस तरह से संजीव खन्ना ने अंतरिम आदेश दिए, स्टे लगा दिया है कुछ मामलों में। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोदी सरकार इस कानून में उलझ गई है? और मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से सरकारी वकील, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जिस तरह से वो गिड़गड़ाए कल और आज भी गिड़गड़ाए, और संजीव खन्ना के सवालों के जवाब नहीं थे उनके पास, उससे ऐसा लगता है कि सरकार के पास कुछ है नहीं। तो क्या अगर सरकार बैकफुट पर है, उलझ गई है, तो क्या अंतरिम आदेश की तरह, अंतरिम स्टे की तरह, क्या पूरे कानून पर भी स्टे लग सकता है, या पूरे कानून पर ही सवालिया निशान खड़ा हो सकता है? आगे जब बहस होगी, बहस बढ़ेगी, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या इस कानून पर ही रोक लग सकती है? ऐसा हो सकता है। इत्तेफाक से आज मैंने उन साहब को बुलाया है जो जेपीसी, वक्फ की जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी थी, वहाँ भी वो हाजिर हुए थे, पेश हुए थे। और जो पिटिशनर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें उन्होंने पिटीशन भी दाखिल की है। उनका नाम है फ़िरोज़ खां गाज़ी साहब। और गाज़ी साहब ना सिर्फ जाने माने लॉयर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी विपक्ष की उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो जमायत उलेमा हिंद और जमायत इस्लामी, इस तरह की जो संस्थाएं हैं मुसलमानों की, उनके साथ भी उनका अच्छा रैपो है। मैंने आज उनको न्योता दिया है, और वो साउथ एशियन माइनॉरिटी लॉयर्स के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो एक बड़ी शख्सियत हैं, अजीम शख्सियत हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ये जो याचिका दायर की है, क्या आपको लगता था शुरू में कि संजीव खन्ना जिगर दिखा पाएंगे, 56 इंच की छाती दिखा पाएंगे, या फिर मोदी और शाह की तरह वो कहीं ना कहीं उनके दबाव में दब जाएंगे, जैसे बाकी जजों का हाल देखा हमने? ये सवाल मैंने उनसे पूछा है, सुनिएगा उन्हीं का जवाब। और मैंने उनसे ये भी पूछा है, क्योंकि कानून के जानकार हैं, कि क्या आगे चलकर कानून पर रोक लग सकती है? वेरी बिग क्वेश्चन। और गाज़ी साहब को इसलिए सुनिए क्योंकि हमारी आपकी भाषा में, समान भाषा में वो बात करते हैं, कानूनी भाषा नहीं बोलते, बहुत ही सहजता से समझाने की उन्होंने कोशिश करी है। गौर से सुनिए, बड़ी तस्वीर क्लियर होगी इसमें। गाज़ी साहब, आप चूँकि साउथ एशियन लॉयर्स की तरफ से आप जेपीसी भी गए, जेपीसी में भी आपने जिरह करी, अपना मामला रखा वक्फ बोर्ड को लेकर, फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में आप याचिकाकर्ता हैं, और जो मामला चल रहा है जिसमें आज अंतरिम आदेश भी आया, उसमें आप एक पिटिशनर हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ और बहुत ईमानदारी से आपसे जवाब चाहता हूँ, क्या आज के दौर में जब जुडिशरी पर इतना प्रेशर है, मीडिया पे इतना प्रेशर है, बाकी जो इदारे हैं उन पर इतना दबाव है मोदी और शाह की सरकार का, क्या आप सच बताइए, क्या आपको लग रहा था कि आपको चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? क्योंकि आपने इंसाफ तो नीतीश कुमार और नायडू बाबू से भी मांगा था, और नायडू बाबू ने आपसे कहा था कि नहीं साहब, हम आपके साथ वक्त में खड़े हैं, लेकिन वो बाद में पलट गए। तो जब आप जिसको वोट दे रहे थे आंध्र प्रदेश में या बिहार में, वो नीतीश कुमार और नायडू बाबू पलट गए, क्या आपको उम्मीद थी कि आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, या कहीं ना कहीं मन में एक टेंशन थी, एक शक था आपको? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक एडवोकेट होने के नाते ये तो मुझे समझ में आता था कि जब हम वक्फ अमेंडमेंट बिल्स के जब उसके सेक्शंस देखते थे और कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ देखते थे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात सोचते थे कि ये चूंकि कंप्लीट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है बिल के कई प्रोविजंस, तो हम ये तो सोचते थे कि ये बिल जो है ये स्टैंड नहीं करेगा एक बनने के बाद,
सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटिनी में या जुडिशियल रिव्यू में। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हम देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट के जजेस जिस तरह से दबाव में काम कर रहे हैं, तो हमें शक जरूर होता था कि क्या हमारे चीफ जस्टिस इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएंगे और उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रह सकते हैं जिस तरह से कि एक ऑनेस्ट सिंसियर चीफ जस्टिस से उम्मीद की जा सकती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशन पे और हर उस आदमी के एक्सपेक्टेशन पे जो कि हिंदुस्तान को जी। यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव देखना चाहता है, उसको खुशी हुई है मुसलमानों के साथ साथ। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार का दबाव था, फिर तमाम बीजेपी की सरकारें, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, असम की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बीजेपी की सारी सरकारों ने अपने वकील खड़े कर दिए संजीव खन्ना की अदालत में। क्या आपको लगता था इतना प्रेशर होने के बावजूद, और आज सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल भी किया जा रहा है, और कहीं-कहीं मैं देख रहा था कि कहा जा रहा है कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये। इतने प्रेशर में क्या संजीव खन्ना ने, चीफ जस्टिस ने, जहां आप वकालत करते हैं, क्या आज जिगरा दिखाया? क्या छाती दिखी आपको 56 इंच की संजीव खन्ना की? क्या आपको लगा ये आदमी में वाकई कुछ दम है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो आज का उनका ऑर्डर है और जिस तरह से मसले की सुनवाई कर रहे हैं, जिस तरह से क्वेरीज आ रही है जजेस की तरफ से, इससे सिर्फ यही नहीं कि जनाब जस्टिस खन्ना साहब का रुतबा बढ़ा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुतबा बढ़ा है। और मैं समझता हूं कि इसी किस्म के डिसीजंस ऐसे हैं जिससे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ यही नहीं कि इंडिया में फॉलो किया जाता है, बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज में या और भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जहां पर कि ये सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, जैसे ये जुडिशियल सिस्टम है, जी। वो फॉलो किया जाता है। और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा और जनाब खन्ना साहब का स्टैंड को याद रखा जाएगा, उनकी सिंसियरिटी या उनकी ऑनेस्टी को याद रखा जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ईमानदारी का कंट्रीब्यूशन जो है वो सामने आता है और वो आया है, इससे याद जी। रखे जाएंगे। क्या आपको ये लगता है कि अल्टीमेटली मोदी और शाह जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, और शाह साहब ने तो बाकायदा चैलेंज किया था, मैं चाहूँगा आप उनकी बात भी मैं आपको सुनाऊँगा। शाह साहब ने तो राज्यसभा में कहा था कि भाई ये कानून हम बना रहे हैं और ये कानून मानना ही होगा, ये जो संसद से पास हो रहा है, इस तरह की उन्होंने बातें कही थी, आप सुन सकते हैं उसे। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से और चीफ जस्टिस ने जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रखी, क्या देश के संविधान से मोदी और शाह का जो खेल था, या मोदी और शाह की जो कोशिशें थी, या आप साजिश भी कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, ये मोदी और शाह देश के संविधान से आज आपको पराजित दिख रहे हैं? कहीं ना कहीं संविधान के आगे हार गए वो, उनका कानून हार गया, ऐसा आपको लगता है? जी देखिए, इन दोनों हमारे होम मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना तो पड़ेगा कि इस किस्म का कानून लाना, कानून कम लाना, चढ़ाना ज्यादा। यानी कि आपका ये कहना कि अगर ये वक्फ एक्ट में अगर पहले ही संशोधन हो गया होता तो पंचर पुत्र कम हो गए होते, यानी इस किस्म का उनका बयान, मैंने मुसलमानों को ये करना पंचर पुत्र से। इसी तरह से जनाब हमारे होम मिनिस्टर साहब का जो पार्लियामेंट में बयान है वो भी उनका एरोगेंस दिखलाता है। डेमोक्रेसी में ये चीज नहीं चलता है और शायद यही चीजें हैं जो कि हमारे पेट्रियोटिक जो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि देश प्रोग्रेस करे और सब एक साथ मिलकर चले, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी है और पूरे के पूरे इस उनके रवैये के खिलाफ और इस अमेंडमेंट बिल और एक्ट के खिलाफ जो है वो मैदान में सामने आ गए हैं। ये बहुत ही अच्छी एक निशान है आगे आने वाले हिंदुस्तान की। जी। अब खैर आप पिटिशनर थे गाजी साहब, और आप कह रहे हैं कि साहब आपको आज बहुत बड़ी राहत मिली है और आपके चेहरे पे भी मुझे सुकून दिख रहा है। पहले जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, आप मुखातिब थे, तो आप थोड़े टेंस दिख रहे थे और आप उस वक़्त कह रहे थे कि भाई कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में।
बहरहाल मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो संजीव खन्ना साहब ने, चीफ जस्टिस ने हिम्मत दिखा के जो फैसले दिए, जैसे उन्होंने कहा कि साहब वक्फ बाय यूज़र, ये जो 100 साल पुरानी मस्जिद हैं, 300 साल पुरानी मस्जिद हैं, या जो 14वीं शताब्दी में या मुगलों के समय की जो मस्जिदें हैं, वो चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे शहर की मस्जिद हो या दरगाह हो, इनके कागज़ नहीं माँग सकती सरकार, उस पर रोक लगा दिया। ये रोक कितनी बड़ी है कि अब सरकार, उसके डीएम, उसके चीफ मिनिस्टर जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कह रखा है कि जितने इस तरह की मस्जिद हैं सबके आप कागज मांगिए। क्या ये एक बहुत बड़ी राहत है, ये जो आपको स्टे मिला है इस पे अंतरिम? इसमें कोई दो राय ही नहीं। ये राहत बहुत बड़ी राहत है और आपको तज्जुब होगा ये सुनकर कि कई जगह ऑलरेडी जो है राइट विंग की जो फोर्सेस हैं वो एप्लीकेशन लगा चुकी हैं डिफरेंट मस्जिद और डिफरेंट ओहो! कब्रिस्तान के ऊपर ऑलरेडी। अच्छा, मतलब डीएम के पास जो है बीजेपी के कई डीएम के सपोर्टर्स पास कुछ लगा लोगों चुके ने हैं, और लेटर लेटर भेज चुके हैं। तो अच्छा, इस ऐसी सूरत में आज का जो ऑर्डर है वो बहुत रिलीफ है मुसलमानों के लिए और खास तौर से हमारे देश में यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, अगर ये कम्युनल आज हार्मोनी ये को प्रोत्साहन देने अगर के ये अगर ये अंतरिम आदेश ना देते, अगर मान लीजिए कि ये मैंडेटरी हो जाता कि मस्जिद जो है अगर 100 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी, कागज दिखाए, अगर ये इस पर स्टे नहीं लगता, तो 15 दिन के अंदर मंजर क्या होता है हिंदुस्तान में? ये मैं जानना चाहता बहुत ज्यादा उन्हें गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक हंगामा होने का डर था क्योंकि ये लोग एप्लीकेशन बनाकर तैयार रखे हुए हैं, कहीं उन्होंने दाखिल कर दिया है और कहीं ये दाखिल करने वाले हैं। असल में ऐसा है कि देखिए जैसा आपने बात की कि हमारे 2 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका जो रवैया था या उनका स्टैंड था, वो गलत साबित हुआ जिससे कि उनको नुकसान भी होगा क्योंकि एक पॉलिटिशियंस का ज़हन अलग होता है, एक चीफ जस्टिस और जस्टिसेस का ज़हन अलग होता है। वो अपना पॉलिटिकल डिविडेंड्स देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे दोनों चीफ मिनिस्टर, चाहे वो बिहार के हों या वहाँ के हों, हूँ। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना नायडू साहब। नायडू साहब, इन दोनों लोगों का कैलकुलेशन जो है गलत है। ये जो है पॉलिटिकल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए। चाहे जो भी रीज़न हो, अदरवाइज़ वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका वोट बैंक जो है, मुसलमानों का एक अच्छा चंक उनको वोट देता है, उनको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन जी। वो नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो मिसकैलकुलेट कर गए, जिससे कि उनको नुकसान होने वाला है और होगा आप ये नुकसान। कह सकते हैं कि जिस दबाव में संजीव खन्ना नहीं आए चीफ जस्टिस, उस दबाव में नीतीश कुमार, नायडू बाबू, जयंत चौधरी जो मुस्लिम वोट लेते जी, हैं पश्चिमी उत्तर आरएलडी। प्रदेश में, आरएलडी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं मोदी सरकार में, जयंत चौधरी को भी कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आ गए। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, जो मुसलमानों के वोट लेते हैं, बड़ा धूमधाम से रोजा इफ्तारी की पार्टी देते हैं। ये सारे लोग कहीं ना कहीं जो अपने को सेकुलर कहते हैं, गाजी साहब का कहना है, ये प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए। अब वो गन पॉइंट पे दबाव था, जो भी दबाव था, वो दबाव के आगे कहीं ना कहीं दबे और आज ना वो घर के रहे, ना घाट के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी साख भी खोई, वोट बैंक भी उनके हाथ से निकल गया। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, एक और संजीव खन्ना साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट की, मैं उस पर आपका कमेंट जानना चाहता हूँ। उन्होंने जी। कहा कि भाई चाहे वक्फ के काउंसिल हो, परिषद हो या वक्फ का बोर्ड हो, इसमें गैर मुसलमान जो है वो नहीं रहेंगे, मतलब हिंदू हो या क्रिश्चियंस हो, इसमें जो रहेगा वो मुसलमान रहेगा। तो क्या आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब उनका जो है फैसला था, बड़ी हिम्मत दिखाई उन्होंने, क्योंकि पूरी तरह से जो बीजेपी की सोच थी उसी को पलट दिया संजीव खन्ना साहब ने। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा रिमार्क्स है क्योंकि वो सरकार ये लेके चल रही है कि वक्फ का मतलब होता है रिलीजियस अफेयर्स नहीं है, ये प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखता है। तो ये मुसलमानों का रिलीजियस अफेयर्स नहीं है, इसलिए आर्टिकल 26 या 30 का वायलेशन नहीं है। जबकि मुसलमानों का कहना है या हमारा स्टैंड ये है कि वक्फ करना, वक्फ का मैनेजमेंट करना, वो भी इस्लामिक लॉ को ध्यान में रखते हुए करना है और वो भी मुसलमानों के अकीदे का एक हिस्सा है। तो आज ये क्लियर कर दिया जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कि नहीं, ये जो मुसलमानों का स्टैंड है, वो स्टैंड जो है वो ज़्यादा सही है क्योंकि वक्फ या वक्फ का मैनेजमेंट भी जो है, वो एक रिलीजियस अफेयर्स है और रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करने से कानून मना करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है।
जी। एक और मैं चीज़ जानना चाह रहा था जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे दोस्त भी सब जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी क्योंकि आप वकील हैं, इस पूरे मामले में आपने पिटीशन फाइल की है। चलिए अभी आपको अंतरिम राहत तो मिल गई। अंतरिम राहत मतलब एक टेम्परेरी राहत मिली है, टेम्परेरी रिलीफ मिली है। क्या आपको लगता है कि आगे चलकर परमानेंट रिलीफ भी मिलेगी, परमानेंट राहत भी मिलेगा? ये जो स्टे है ये परमानेंट भी हो सकता है? आपको क्या लगता है अदालत का रुख देख के आपको किस तरह की उम्मीद लगती है? देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अदालत का रुख वही बनता है जो उस चेयर पर बैठे रहते हैं। जिस तरह से कि जनाब खन्ना साहब ने जिगरा जिसको बोलते हैं जिगरा दिखाया है, इंसाफ के ऊपर डट कर खड़े रहे, सबसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस कानून में झोल देखते हैं, तो हमें उम्मीद ये है कि जो आज के रिमार्क्स हैं, जो आपके आज के ऑर्डर्स हैं, उससे जो है फाइनल ऑर्डर में भी तकरीबन वैसे ही आने की उम्मीद है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक बुनियाद उन्होंने रख दी है, अब इस बुनियाद को कोई हिला नहीं सकता है। बहुत मुश्किल है क्योंकि बुनियाद इनके खुद बुनियाद भी जो है, कहते हैं ना कि वो भी बहुत जोरदार बुनियाद पर पड़ा हुआ है। चलिए यानी एक कि सवाल और पूछ लूं, एक सवाल और जी, पूछ लूं, हालांकि बड़ा पर्सनल सा सवाल है, हो सकता है आप जवाब ना दें, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप जवाब देंगे जरूर। लेकिन जिन खन्ना साहब की आप तारीफ कर रहे हैं कि साहब खन्ना साहब ने जिगरा दिखाया, हिम्मत दिखाई, वो खन्ना साहब तो रिटायर हो रहे हैं साहब। वो तो 13 तारीख को मतलब 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो क्या जो अगले चीफ जस्टिस आ रहे हैं, जस्टिस गवई, क्या जस्टिस गवई से आपको लगता है उम्मीद? कुछ उनके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपको उम्मीद लगता है वो भी क्या डेमोक्रेटिक हैं, क्या वो भी हिम्मत वाले हैं? क्योंकि बहुत देखिए जरूरी हमारा है कि अगर हम गवई साहब के बारे में आपसे ना पूछें, अगर जो अगले चीफ जस्टिस हैं 15-20 दिन के बाद ये मुकदमा उनकी अदालत में चला जाएगा। जी, 15 मई के बाद चला जाएगा। लेकिन मैं मुझसे कभी पर्सनल मुलाकात नहीं है, इत्तेफ़ाक से उनकी अदालत में मेरा कभी अपीयरेंस भी नहीं है। लेकिन जो एक बार रूम में जो एक डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन के बिना पर मैं कह सकता हूँ, गवई जस्टिस साहब गवई बहुत ही जी। जी, जी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और उनसे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो उसी तरह से इंसाफ के साथ खड़े होंगे, जिस तरह से कि जनाब खन्ना साहब। एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहूँगा कि अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो जमायत उलेमा हिंद है, जमायत इस्लामी है, आपकी जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, या फिर जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, सबसे आप बातचीत भी कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उसमें डीएमके है, उसमें टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, उसमें लालू की पार्टी जो है, तेजस्वी यादव की पार्टी भी इसमें पिटीशन है, उसकी भी है। आप लोग सब लोग अब क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि ये स्टे लगा रहे और आखिर में कानून खारिज हो? व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? अब आपकी आगे की रणनीति क्या है मिस्टर गाजी? लाज़मी है कि हमारी कोशिश ये होगी कि कानून कोर्ट में भी लड़ना, पॉलिटिकल लेवल पर भी लड़ना और सिविक लेवल पर भी लड़ना, यानी कि जो ये कॉमन सोसाइटी है उसके लेवल पर भी लड़ना, मतलब रास्ता हमवार करना मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ। और मुझे उम्मीद ये है कि जजमेंट वही रहेगा, तकरीबन इससे मिलता-जुलता ही फाइनल जजमेंट रहेगा। और एक बात जो और इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी डिफरेंट जमातें हैं, हम एक मैसेज ये देना चाहेंगे, जो हमारे जिस लाइन पर हमारी जमातें काम कर रही हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा-ए हिंद हो, मिल्ली काउंसिल हो या ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत हो, ये सब के सब जमातें एक चीज को लेकर चलती हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स है। इसके ऊपर हमारे देश की तमाम कम्युनिटी, तमाम बिरादरी इत्तेफाक करती है, तभी ये पास हुआ। बहुत ही ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन के बाद। तो इस कोवेनेंट को बरकरार रखने में जहां से भी जो मदद मिले उसको हम लेंगे, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहे और जो भी आगे आने वाले हमारे देश में काम हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। जी, एक अंतिम सवाल, मुर्शिदाबाद में जिस तरह की वायलेंस हुई उससे एक मैसेज गलत गया। क्या आपको लगता है कि अब इतनी बड़ी राहत मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा हो गया, संविधान आपके लिए बचाव में आया और मोदी और शाह का जो सबसे जो ड्रैकोनियन, उनका जो सबसे आप कह सकते हैं जो ऐसा खतरनाक जो सबसे नियम था, उस नियम पे स्टे लग चुका है। क्या आप और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमायत इस्लामी जो भी संस्थाएँ हैं, आप लोग अपील कर रहे हैं
जितने भी ज़मीन पर मुसलमान इस वक़्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई अब थोड़ा-सा पीसफुल रहिए, थोड़ा-सा शांति बनाए रखिए क्योंकि उससे मैसेज गलत जाता है। जी, ये अपील करना जो है पिछले 10-12 दिनों से हो रहा है। असल में जिसको कहते हैं ना क्राउड हैज़ नो ब्रेन, तो यही हुआ है मुर्शिदाबाद में या बंगाल में। तो हमारे जो इदारे हैं, जमीयत उलमा हिंद से आप देखेंगे कि इस तरह का मैसेज गया था कि भाई हम रोड पे हमें नहीं आना चाहिए, बल्कि हम इसको सिम्पोजियम सेमिनार्स इस तरह से करके माहौल बनाना चाहिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को उसमें इनवाइट करना चाहिए, उनके इंटेलेक्चुअल्स को, वहाँ पर बात होनी चाहिए। तो ये अपील ऑलरेडी की जा चुकी है और मज़ीद कर रहे हैं, क्योंकि रोड पे इस तरह से आना और अराजक तत्वों को जो है वो ये मौका देना कि हंगामा करें, देश में जो है एनार्की फैलाएँ, तो उससे हमें हमारी जमातों को यानी मुस्लिम जमातों को हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि यंग पीपल खास तौर से रोड पे ना आए, बल्कि अपने मसले को पीसफुल वे में जो है आगे बढ़ाएँ। गाज़ी साहब हैं, साउथ एशियन लॉयर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, पिटिशनर हैं इस पूरे मामले में और सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जेपीसी में भी गए थे और इस पूरे वक़्फ़ के मामले की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस हैं, उन्हें पहले तो थोड़ा-सा उम्मीद नहीं थी क्योंकि जिस तरह का दौर है जुडिशरी प्रेशर में है, लेकिन संजीव खन्ना ने 3 घंटे के अंदर, कल 2 घंटा, आज 1 घंटा, 3 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी किया। अंतरिम रोक लगा दी जिसको बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी जीत गाज़ी साहब बता रहे हैं। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि आगे हम इस कानून को लेकर भले ही चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, दूसरे चीफ जस्टिस गवई साहब आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि गवई साहब भी डेमोक्रेटिक हैं और जो संजीव खन्ना का जो एक तरह का किरदार रहा है, उस किरदार को वो आगे बढ़ाएँगे और इन्हें उम्मीद है कि इस कानून पे इनको फाइनली जो है, जो फाइनल जजमेंट होगा, उसमें भी राहत मिलेगी। और तीसरी बड़ी बात गाज़ी साहब ने ये कही है कि भाई मुर्शिदाबाद में हुआ वो गलत है। एक ऐसे समय पे जब एक बड़ी जीत और एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, मुस्लिम्स को खासकर यूथ को थोड़ा-सा वॉयलेंस से हिंसक प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए, गलत मैसेज जाता है। ये गाज़ी साहब ने कहा। गाज़ी साहब आप इस शो में आए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम सर। थैंक यू सो मच।